स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। आप देखिए कि 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था और उसी समय में जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है आर्टिकल 370 उसको भी एब्रोगेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू गवर्नमेंट के जो डिसीजन है बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अपहोल्ड किया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू। और आप देखिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कुछ डायरेक्शंस है वो भी इशू की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। डायरेक्शन इज रिगार्डिंग द कि वहाँ पे जो स्टेटहुड है उसको आपको रिस्टोर करना है, जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। जो इलेक्शंस है उसको कैरी आउट करना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो डेडलाइन है वो बताई गई है कि जो 30 सितंबर का जो दिन है 2024 का उससे पहले आपको जो इलेक्शंस है उसको कैरी आउट करना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का एक क्लेम था टेरिटोरियल सोवर्निटी के रिगार्डिंग में, तो उस क्लेम को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यूनियन को ज्वाइन करने के बाद में एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जब यूनियन को ज्वाइन किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा तो यहाँ पे जो टेरिटोरियल सोवर्निटी का जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया गया है। आप देखिएगा आर्टिकल 3 के थ्रू हमारा जो पार्लियामेंट है वो कम्प्लीटली पावरफुल है और पार्लियामेंट के थ्रू जो नया स्टेट है वो क्रिएट किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेप्शन है उसके अंदर में आर्टिकल 370 के अंदर अमेंड करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर अमेंड करते हुए जो टेरिटोरियल सोवर्निटी का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पर्सपेक्टिव से कोई दो नए अमेंडमेंट हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किए गए थे पार्लियामेंट के अंदर में। डेट इज रिगार्डिंग द कि वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट्स है उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब को जो वहाँ पे रिजर्वेशन है वो भी प्रोवाइड किया गया है उस बिल्स के अंदर में। और जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उसका नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है उसको भी ऐड किया गया कि जो वहाँ के एलजी हैं उनके द्वारा माइग्रेंट कम्युनिटी को जो नॉमिनेट है वो किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। तो ये रिसेंटली कुछ बिल्स हैं जो प्रपोज किए गए थे पार्लियामेंट में डेट इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में। टेरिटोरियल सोवर्निटी के बारे में हमने डिस्कस किया, उस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनियन इज मोर पावरफुल, जो हमारा पार्लियामेंट है वो मोर पावरफुल है किसी भी स्टेट के क्रिएशन के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर का जो न्यूज़ है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ रीड करना है तो बेसिकली आप कुछ आर्टिकल्स के बारे में रीड करना है स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल है 238 क्या है स्टूडेंट्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में है। 1956 का जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जो पार्ट सेकंड के अंदर में जो हमारा शेड्यूल 1 का पार्ट सेकंड के अंदर जो स्टेट्स बनाए गए थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में है, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ था उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको और भी रीड करना है तो आप बेसिकली यहाँ पे रीड करना आर्टिकल 367 के बारे में। 367 जो बेसिकली 370 के पर्सपेक्टिव से है कि कैसे इसको अमेंड करना है, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। और आप यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रोविजन है आर्टिकल 35A के बारे में भी रीड कर सकते हो, कैसे वो आउटसाइड इंडिया के जो अलग सिटीजन्स है उसको एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हुआ करता था जिसको एब्रोगेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और ये यूनिटरी जो फंक्शंस है उसके रूप में ऐड किया गया है। अब हमारा जो कम्प्लीटली यूनियन है उसके अंदर कोई भी सेपरेट जो प्रोविजंस है वो अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टेट्स को जो अलग से जो स्पेशल प्रोविजंस है वो बताए गए हैं आर्टिकल 371 के अंडर में, बट उसके अंदर में इस तरीके से नहीं है कि सेंटर का कोई भी पावर ना हो, सेंटर के कोई भी लॉज वहाँ पे अप्लाई ना हो। कुछ एरियाज को वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से या वहाँ पे जो स्पेशल जो अटेंशन की ज़रूरत के हिसाब से कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 371 के अंदर में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक का रीजन है, सिक्किम है, ऐसे काफ़ी कुछ एरियाज है जिसको उसके अंदर बताया गया है। इसने हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है आर्टिकल 371 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, आप देखिए कि पुणे के अंदर पिछले 1 ईयर से जो सीट है लोकसभा का जो सीट है वहाँ पे जो इलेक्शंस है उसको कैरी आउट नहीं करवाया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में जो लोगों ने वहाँ पे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन के इस प्रोविजन को। इलेक्शन कमीशन का जो इनएबिलिटी है कंडक्ट द बाई इलेक्शन प्रोसेस उसको बेसिकली चैलेंज किया गया। तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बाई इलेक्शन का जो प्रोसेस है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 151A है, 151A के अंदर बताया गया कि कहीं पे भी अगर, या आप देखिए कि मोर देन द 1 ईयर का अगर टेन्योर बचा है और वहाँ पे जो सीट है वो वैकेंट हुई है ड्यू टू किसी ना किसी रीजन की वजह से, चाहे वो यहाँ पे रिजाइन करने की वजह से सीट का वैकेंट हुआ हो, या वहाँ पे जो सीट है वो जो डेथ की वजह से वैकेंट हुई हो, वहाँ पे जो इलेक्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट अगर वहाँ पे 1 ईयर से लेस टेन्योर अगर बचा है तो वहाँ पे जो बाई इलेक्शन है वो नहीं क्रिएट किए जाएंगे, नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 151A है उसके अंदर में बताया गया है बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया। न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने प्रिजन की रिगार्डिंग में जो डिस्कस करना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है, जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी लिस्ट के अंदर है। जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसके अंदर में डिफाइन किया गया है जेल का जो कॉन्सेप्ट है। हमारे जो प्रिजन आप देखिए कि कम्प्लीटली एक नेक्सस है वो बन चुका है। हमारे जो क्रिमिनल्स है वो वहाँ पे रहते हैं, अपनी गैंग्स को वहाँ से ऑपरेट करते हैं। उसके रिगार्डिंग में और भी काफ़ी सारे जो क्राइम्स हैं उसका एक नेक्सस है वो क्रिएट हुआ है प्रिजन्स के अंदर में, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अमितवा रॉय पैनल है उसको फॉर्म किया गया। अमितवा रॉय पैनल को, डेट इज रिगार्डिंग द प्रिजन कॉन्सेप्ट के बारे में है कि हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे जो प्रिजन्स हैं वो कॉलोनियल एरा के समय के हैं। प्रेजेंट समय में नए मॉड्यूल के थ्रू नए जो अपग्रेडेड जो प्रिजन्स हैं उनको बनाने का ज़रूरत है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया था अमितवा रॉय पैनल के बारे में, जिसको कि हम सितंबर और अक्टूबर के मंथ के समय 2-3 टाइम्स इसको डिस्कस किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर ही। आप देखें कि 2022-2023 का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर भी प्रिजन के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तेलंगाना के अंदर नया गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ है। उसी के रिगार्डिंग में किसानों का एक स्कीम है रयातू बंधु नाम का जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जल्दी जो नेक्स्ट वीक से उनको जो पैसा है वो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा रायतू बंधु स्कीम के थ्रू। ऐसी एक और स्कीम है अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, जैसे उड़ीसा के अंदर कालिया नाम का एक स्कीम है। हमारी गवर्नमेंट का जो पीएम किसान सम्मान निधि है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अलग अलग स्कीम्स है। भावांतर भरपाई योजना भी है एक हरियाणा गवर्नमेंट का ऐसा एक स्कीम। तो सिमिलर कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसके थ्रू हमारे फार्मर्स को जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ओनियन है उसका एक्सपोर्ट को यहाँ पे बैन लगाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली सेंटर के द्वारा कहा गया है कि स्पॉन्सर एक प्रोटेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओनियन के बारे में, तो आपको सबसे पहले एक जानकारी होनी चाहिए कि ओनियन बेसिकली कौन सा क्रॉप है, क्या रबी का क्रॉप है या हमारा खरीफ का क्रॉप है। तो आप देखिए कि हमारा 12 जो मंथ्स है हमेशा इसका जो बेसिकली जो हार्वेस्ट है वो किया जाता है। हर एरिया के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो ओनियंस है उसका जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मेनली अगर हम ओनियन के बारे में बात करें तो हमारा जो मानसून का जो सेशन है उस समय इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि उनके द्वारा जो बैन है वो लगाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं, उनके द्वारा जो बैन है वो ओनियन के परस्पेक्टिव से लगाया गया है। ओनियन के एक मार्केट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में नासिक के पास एक जगह है लासेल गांव के पास में जो मार्केट है वो काफ़ी फेमस मार्केट है ओनियन के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि सबरीमाला के अंदर में जो वहाँ पे रोड सेफ्टी जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखें कि सबरीमाला के ही पर्सपेक्टिव में आपको जो अयप्पा महाराज है, अयप्पा महाराज वहाँ पे सिचुएटेड हैं। सबरीमाला का एक केस भी है 2018 के समय का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसके अंदर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज किया गया था, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में डिफाइन किया गया और वुमेन्स का जो एंट्री है उसको अलाउ किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबरीमाला के इस टेम्पल के अंदर में। सबरीमाला के अंदर जो अयप्पा महाराज है उसका यहाँ पे बेसिकली वर्शिप किया जाता है। अयप्पा महाराज एक सेलिब्रेट है, वो उनके द्वारा जो ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो किया गया था। इसी वजह से कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कहा जाता था कि वुमेन्स का जो एंट्री है वो यहाँ पे अलाउ ना किया जाए। नेक्स्ट इस जगह हम बात करें अगर गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जिसके मेन मोटिव यही है कि मैक्सिमम जो रोड सेफ्टी है वो देखने के लिए मिले। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स है वो देखे जाते थे, इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डेवलप किया गया, जिसको कि हमारा जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवे है उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एलिफेंट के कैंप के बारे में डिस्कस किया गया है।
आप देखिए कि स्टूडेंट 2023 के समय हमारा एक नोबल जो ऑस्कर का जो डॉक्यूमेंट्री प्राइज है वो इंडिया से ही दिया गया है विस्पर ऑफ एलिफेंट के पर्सपेक्टिव में। उसमें भी ये बेसिकली एलिफेंट कैंप को ही डिफाइन किया गया कि कैसे एक कपल के द्वारा जो एलिफेंट्स को वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाता है, कैसे उनका केयर किया जाता है। तो उस एलिफेंट कैंप के बारे में भी आप रीड करना, क्या ये वही एलिफेंट कैंप है, क्योंकि 2023 के समय में जो ऑस्कर दिया गया, ऑस्कर का जो डॉक्यूमेंट्री दिया गया, जो विस्पर ऑफ एलिफेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी को दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा का जो यहाँ पे जर्नी है रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स COP28 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, दुबई के अंदर में। उस COP28 की मीटिंग के अंदर सभी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज को हमको यहाँ पे डील करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है। बट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑल ओवर अगर हम कंप्लीटली ईयर को एनालाइज करें तो आपको 560 के आसपास जो डिजास्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 560 के आसपास जो डिजास्टर हैं कंप्लीटली जो ईयर है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 1.5 जो डिजास्टर्स हैं पर डे आपको यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर में। आप देखिए कि कभी आपको हीट वेव्स देखने के लिए मिलेंगी, फॉरेस्ट फायर आपको देखने के लिए मिलेगा, फ्लड का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिजास्टर्स हैं उनको बताया गया है कि टोटल 560 हैं। अगर ऑन एवरेज बात करें 1.5 के आसपास जो डिजास्टर हैं पर डे आपको ऑब्जर्व किए जाते हैं कंप्लीटली वर्ल्ड के अंदर में। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्लोबल वार्मिंग अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो हंगर और माल न्यूट्रिशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि आप देखें कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस, इसके साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स के साथ आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में जो जिस तरीके से डिस्ट्रस्ट का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पे बताया गया कि कैसे उड़ीसा के द्वारा अपने आप को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया गया है प्रेजेंट समय में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर में। पहले उड़ीसा के अंदर में आप देखिए कि उड़ीसा बेसिकली राइस है जो उड़ीसा के द्वारा इंपोर्ट किए जाते थे, पर उसके बाद में उड़ीसा के द्वारा जो कम्प्लीटली प्लान वे में यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर है उसको ध्यान दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो वहाँ पे इंक्रीज हुई है 2022 के समय में। अगर हम राइस के बारे में बात करें तो बेसिकली वहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स है वो सिचुएटेड है। कभी उड़ीसा का एक रीजन है कालाहांडी को बेसिकली जो लैंड ऑफ हंगर्स के रूप से कहा जाता था, प्रेजेंट समय में उड़ीसा का जो राइस ऑफ बाउल के रूप से उसको कहा गया है। इसके अंदर आप देखिए कि उड़ीसा का इस तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया। वो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर को हमें अचीव करना है, उसको भी यहाँ पे अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उड़ीसा का गवर्नमेंट के द्वारा जो कालिया नाम का जो स्कीम है वो चलाया गया। कालिया क्या है, कृषक असिस्टेंट लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन जो स्कीम है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। जो हम बात करें जो जियो लोकेशंस के पर्सपेक्टिव से जो वल्नरेबल थे क्लाइमेट क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से, उड़ीसा जो कंप्लीट स्टेट है वो भी आप देखिए कि उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट जो इतने भी क्राइसिस है उसके लिए वल्नरेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो साइक्लोन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं को यहाँ पे देखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक कम्प्रीहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको डेवलप किया गया। क्रॉप वेदर रिपोर्ट है, क्रॉप वेदर वॉच है, जिसको टाइमली रिव्यू किया गया वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्रॉप का जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया गया। और जीरो इनपुट जो फार्मर नेचुरल फार्मिंग है उसको यहाँ पे बूस्ट किया गया, जिससे कि ई सर्विलेंस है उसका कैरी आउट किया जा सके। इन सभी इफर्ट्स की वजह से आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो उड़ीसा के अंदर अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो पूल है उसके अंदर जो फोर्थ जो रैंकिंग है उड़ीसा का आपको देखने के लिए मिलता है। 9% के आसपास जो एग्रीकल्चर जो राइस का जो प्रोडक्टिविटी है उड़ीसा का है। फूड ग्रेन्स के अंदर में 4% के आसपास जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो उड़ीसा के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है। टारगेट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको टारगेटेड किया गया, उसमें राइस फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, बायोमेट्रिक को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि यहाँ पे जो लीकेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो कोलैबोरेशन है उसी के थ्रू ये जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिला है। और आप देखिए कि 2000 के समय में जो उड़ीसा जो बेसिकली जो राइस है जो इसका एक मेन स्टेपल फूड है जिसका इंपोर्ट किया जाता था, वही उड़ीसा के अंदर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो स्टेट
रैंकिंग इंडेक्स है उसके अंदर उड़ीसा के द्वारा टॉप किया गया 2022 के समय। तो ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उड़ीसा का एक सक्सेसफुल जर्नी है। उड़ीसा के वो रीजन जो कालाहांडी है उसका किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है लैंड ऑफ हंगर से लैंड ऑफ राइस बाउल के रूप में। तो उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है उड़ीसा का जो जर्नी है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही है। आर्टिकल 356 के थ्रू अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से ही कहा गया। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जो कम्प्लीटली वैकेंट है, वहाँ पे इलेक्शंस है उसको कैरी आउट नहीं किया गया है सिंस 2018 से। आपको आर्टिकल 356 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 365 है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी है उसके रिगार्डिंग में है, स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग में कि कब वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है उसको इम्पोज करना है। और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले जो स्टेट इमरजेंसी है जिसको इम्पोज किया गया था, क्या वो पंजाब नाम का स्टेट है? क्या वो पंजाब नाम का स्टेट है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप कि आर्टिकल 356 का जो फर्स्ट टाइम यूज है कौन से स्टेट के अंदर किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारे जो नए जो क्रिमिनल कोड्स हैं उसके बारे में कहा गया है कि जल्दी उनका रोल आउट किया जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है नए जो क्रिमिनल कोड्स हैं उसके थ्रू में। बेसिकली स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। उसके बिहाइंड के रीज़न ये हैं कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्राइम्स हैं जो प्रेजेंट समय में अपग्रेड हुए हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड है वो अपग्रेड हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे जो क्राइम्स है वो उस समय में नहीं हुआ करते थे कॉलोनियल एरा के समय में। उसी के पर्सपेक्टिव से जो नए लॉज है उनका ज़रूरत था जिसको यहाँ पे फ्रेम किया गया, जल्दी इनका रोल आउट है वो किया जाएगा। ट्राइब्यूनल्स के द्वारा 32,000 के आसपास जो लोग हैं उनको फॉरेनर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है आसाम के अंदर में। तो आपको जो फॉरेन ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 1946 के इस ऑर्डर के थ्रू इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इन्हीं के द्वारा जो एनआरसी के अंदर में जो डाउटफुल जो डी वोटर्स हैं उनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और इन्हीं के द्वारा उनको जो फॉरेनर है उसका जो टाइटल है वो दिया जाता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट है 1946 का, जिसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है और जिसके अंदर में जो पर्सनस को अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर इनका अपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स का। प्रेजेंट समय में जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। चेन्नई के अंदर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था अभी मिचोंग साइक्लोन के समय, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि चेन्नई के अंदर जो फ्लड का रीजन बताया गया है वो क्लॉगिंग का बताया गया है कि वहाँ पे जो वाटर है वो पास नहीं हो पाता है। वो भी एक रीज़न है। जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो भी बेसिकली यहाँ पे सिवरेज के अंदर ब्लॉकेज का काम करता है। ये कुछ ऐसे रीजन्स बताए गए हैं चेन्नई फ्लडिंग के बिहाइंड में हाई कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड पेज के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि पोलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट किया गया है, डोनाल्ड टस्क हैं जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड के। पपुआ न्यू गिनी के रिगार्डिंग में है, वहाँ पे जो बेसिकली चाइना और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली आपको एक तो पोलैंड के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये पोलैंड है, सपोज करना ये पोलैंड है। पोलैंड के आपके यहाँ पे आपको लिथुआनिया नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा, लिथुआनिया नाम का कंट्री है। इसके यहाँ पे आपको देखें कि बेलारूस है, इसके यहाँ पे जो क्या है बेलारूस है, यहाँ पे लिथुआनिया है। ये छोटा सा जो एरिया है वो बेसिकली रसिया का पार्ट है। अब आप देखिए कि रसिया का टेरिटरी यहाँ पे नहीं है, बट ये ऐसा एरिया है जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय रसिया के द्वारा अनेक्स किया गया था, रसिया के अंडर में ही आता है, जिसको ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। कैनिनगार्ड है ये। बेलारूस के यहाँ पे आपको यूक्रेन देखने के लिए मिलेगा। यूक्रेन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है और जर्मनी है। जर्मनी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे स्लोवाकिया सिचुएटेड है, स्लोवाकिया है, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे जर्मनी है, लिथुआनिया है या बेलारूस है, यूक्रेन है। तो दिस इज ऑल द कंट्री डेट आर सराउंडेड बाय द पोलैंड से वो सराउंडेड है। और अगर हम यहाँ पे जो सी के बारे में बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये बाल्टिक सी है, बेसिकली ये बाल्टिक सी का एरिया है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन के बारे में पता होने चाहिए। पापुआ न्यू गिनी का लोकेशन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आप सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसके अंदर में आपको जो पापुआ न्यू गिनी है वो सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो सी है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, अराफुरा, अराफुरा सी है। इधर जो अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड में जो सी है उसको हम
कोरल सी के रूप से जानते हैं। तो ये लोकेशंस के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। फिलीपाइंस और चाइना के पर्सपेक्टिव से है, जो साउथ चाइना सी के अंदर उनका जो ट्रेड का जो डिस्प्यूट हुआ, जो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है लास्ट 2 मंथ से। पैलेस्टीनियन का जो इशू है वो भी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। सिविलियंस को यहाँ पे काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही हैं प्रेजेंट समय में, जिस तरीके से इजराइल के द्वारा वहाँ पे अटैक किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यूके गवर्नमेंट का जो कोविड-19 के समय जो डिसीजंस थे उसको यहाँ पे डिफेंड किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड कप पेज के रिगार्डिंग में आज के न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से। इनको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।